हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं आईएमआरई जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो टॉपिक है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। क्या है आई रूल्स। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोज अपलोड कर दिए, यानी कि रूल नंबर 28 से कंटिन्यूस जो रूल नंबर 63 तक है। ठीक है ना दोस्तों, तो सारे के सारे वीडियोज आपका अपलोडेड है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए जाके। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले हम बिना देरी के चलते हैं। सबसे पहले हमारा रूल नंबर 64 क्या कहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। इसमें आपको ये बताया जाएगा जो ट्रॉली वायर होती हैं, ये फिर हमारा ग्राउंड से क्लियरेंस, किसी भी वायर का क्लियरेंस कितना होता है, ट्रॉली वायर कैसे उनका गार्डनिंग क्या होती है, किसी अर्थ कैसे किया जाता है, इन सारे के सारे कौन सा मटेरियल यूज होता है, किस प्रकार का कहीं पर स्टे वायर होता है तो उसका किस मटेरियल का होता है, उसकी जो झुकाव होता है वो कितना होता है, ये सारा का सारा इसमें बताया गया है। इस वीडियो में सारा का सारा वो पॉइंट्स बताए जाएंगे। तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो रूल्स नंबर 64 की बात करते हैं। तो यहाँ आप देखो, हम लोग जो भी बात करेंगे वो हाई वोल्टेज और वेरी हाई वोल्टेज की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि इसके सबसे पहले 64 वाला क्या है हमारा कि उच्च वोल्टता या बहुत उच्च वोल्टता की शक्ति का प्रयोग। निरीक्षक किसी सप्लायर को ऊंची या बहुत ऊंची वोल्टता की शक्ति किसी उपभोक्ता को देने की आज्ञा उस समय तक नहीं दे सकता जब तक कि सभी नियमों का पालन ना किया गया। यानी कि हमारे सब निरीक्षक जो है सप्लायर को जो हाई या वेरी हाई वोल्टेज की ऐसी ऐसे ही नहीं दे देगा परमिशन कि आप तुरंत दे दो जाकर सप्लाई, सप्लाई करने लगो किसी भी कंज्यूमर्स को, यानी कि आपको सारी चेकिंग्स करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में ये सारे के सारे पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। यानी कि वहाँ पर प्रॉपर सब स्टेशन, अगर वहाँ पर प्रॉपर रेत बजरी वगैरह सब पड़ी हो। इसके बाद टेस्टिंग ऑफ वोल्टेज की बात करते हैं। ये हमारा रूल नंबर हमारे 65 में है कि किसी सप्लायर की हाई वोल्टेज या वेरी हाई वोल्टेज की विद्युत सप्लाई को किसी मशीनों को शक्ति की सप्लाई या प्रयोग करने के लिए किसी भी प्रणाली से उस समय तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि विद्युत सप्लाई मशीनों का इंस्टॉलेशन किसके ISI यानी कि भारत मानक संस्थान, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या ब्रिटिश मानक संस्थान BSI के अंतर्गत क्या हो ना हो। अगर कार्य करने वाले साधारण वोल्टता 1000 वोल्टेज से अधिक है तो परीक्षण वोल्टता कितनी हो चाहिए, टेस्टिंग वोल्टेज कितनी 2000 होनी चाहिए। यानी कि जस्ट इतना तो समझ लो कि अगर जो हमारी वोल्टेज है तो जो टेस्टिंग वोल्टेज है वो जस्ट उसका कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए जो हमारे इंसुलेशन। उसके बाद इसकी बात करते हैं। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 66 की बात करते हैं। तो धातु के खोल में बंद वैद्युत सप्लाई लाइन में अधिक लीकेज रोकने के बारे में सावधानियाँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो धातु के खोल में हमारे क्या होते हैं कि वैद्युत सप्लाई तो उनमें लीकेज कैसे क्या होता है, उनको कैसे रोकेंगे, ये सारा का सारा बताया गया। तो चालकों को धातु के ट्यूब में रखा जाएगा जो कि निरंतर होंगी और भूमि से जुड़ी होंगी। धातु के खोल की कंडक्टिविटी कायम रखी जाएगी कि खोल पर जंग ना लगने पाए। इन दोषों के निवारण के लिए उचित क्षमता का कटआउट या ओवरलोड प्रोटेक्टिव अपरेटस या डिस्क्रिमिनेटिव फॉल्ट करंट रिले लगाया गया होगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 67 की। तो भू संपर्क करना, उच्च या बहुत उच्च वोल्टता पर कार्य करने वाले 3 फेज सिस्टम की अर्थ किया जाना चाहिए। जनरेटर, ट्रांसफार्मर, न्यूट्रल को उचित प्रतिबाधा के द्वारा अर्थ किया जाएगा। अगर सप्लायर उच्च या बहुत उच्च वोल्टता पर काम करने वाली ऐसी समान प्रणाली को अर्थ किया जो पहले से भू नहीं किया गया है तो वह टेलीग्राफ अधिकारियों को इस प्रस्तावित भू से संयोजन लिखित की सूचना कम से कम 14 दिनों पहले देगा। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 68 की बात करते हैं। स्थानांतरण और शक्ति नियंत्रण के बारे में सामान्य शर्तें। तो जहाँ किसी वैद्युत उपकेंद्र या स्विच स्टेशन में भूमि के नीचे लगे हुए स्ट्रीट बॉक्स में उच्च या बहुत उच्च वोल्टता की शक्ति को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वहाँ पर निम्नलिखित शर्तें होंगी। ये सारी की सारी शर्तें क्या हैं कि जैसे इसमें एक लास्ट वाला पॉइंट है कि खुले हुए सब स्टेशन की मशीनों को 2.439 मीटर ऊंचे घेरे में क्या सुरक्षित रखी जाए। वहाँ पर प्रॉपर क्या हो कि अच्छे जल निकासी की उचित प्रबंध वगैरह किया गया हो। रूल नंबर 69 की बात करते हैं। तो पोल टाइप सब स्टेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जहाँ पोल प्रारूपी वैद्युत उपकेंद्र के लिए चबूतरों का जो निर्माण है वहाँ पर चबूतरों की पूरी लंबाई चौड़ाई में चारों हाथ से पकड़ने की पटरी बनाई जाए। अगर ये धातु की बनी हो तो उसे क्या किया जाए, अर्थ किया जाए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 70 की। तो ये बताया गया संधारित्र के बारे में कि सप्लाई के बंद हो जाने पर प्रत्येक स्टैटिक कंडेंसर को तुरंत ही अपने आप वैद्युत से निकाल लिया जाए, इसके लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। यानी कि इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 71 की। तो उच्च वोल्टता के ल्यूमिनियस ट्यूब लाइनों के संस्थापन में सप्लाई के संबंध में शर्तें। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो ल्यूमिनियस ट्यूब साइन संस्थापन इंस्टॉलेशन के काम करने के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो उसमें निम्न प्रकार की शर्तों का पालन किया जाएगा। संस्थापन के सारे जीवित भागों को जाली लगाकर सुरक्षित कर दिया जाएगा। बाहरी संस्थापन के सभी जीवित भाग इस प्रकार से रखे जाएंगे कि वायुमंडल का प्रभाव ना पड़े। द्वितीय परिपथ का ट्रांसफर पूर्ण रूप से अर्थ किया जाएगा।
भूमि के बाहर लगे हुए संस्थापनों में एक उचित संकटकालीन अग्निशय लिंक स्विच लगाया जाएगा। प्रत्येक उच्च वोल्टता के इंक्लोजर के दरवाजे खुले स्थान पर एक विशेष खतरे की सूचना पत्र पर लगाया जाएगा। नियम नंबर 72 की बात करते हैं तो उच्च वोल्टता इलेक्ट्रोड बॉयलर्स की शक्ति की सप्लाई के संबंध के अतिरिक्त व्यवस्था, जहां किसी प्रणाली जिसका एक पॉइंट अर्थ किया गया उच्च या अधिक उच्च वोल्टता ऐसे इलेक्ट्रोड बॉयलर में कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती है जो स्वयंभू से जुड़ा हो। साधारण स्थिति में बॉयलर में प्रयोग की जाने वाली धारा की मात्रा 10% से अधिक बढ़ोतरी हो जाए, परिपथ भंग युक्ति तुरंत धारा को काट दे। किसी भी उच्च या अधिक उच्च वोल्टता के इलेक्ट्रोड का स्वामी उसको उस समय तक चालू नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसा करने के अपने इरादे की लिखित सूचना इंस्पेक्टर को कम से कम 14 दिन पहले ना दे दे। इसके बारे में हमारा जो रूल नंबर 73 है वो बात करता है एक्सरे जो मशीनें होती या फिर जो हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाली जो मशीन्स होती हैं फिर संस्थापन को सप्लाई देने के बारे में होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो एक्सरे या एसी उच्च हाई फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन का पावर का प्रयोग करता है, ठीक है ना दोस्तों, उसके लिए सारे के सारे पॉइंट्स है। पहली बात तो हमारा पहला पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट्स हमारा ये दिया गया है कि एक्सरे के मशीन के उच्च वोल्टता वाले हिस्सों के अतिरिक्त एक्सरे ट्यूब व उसके आसपास से बचाने के लिए यांत्रिक रुकावट खड़ी की जाएगी जब तक कि उच्च वोल्टता के भागों को अधिक विद्युत रोधी करके अर्थ किए गए धातु के खोल में रखकर आघात सह न कर दिया जाए। जहाँ अधिक हाई वोल्टेज के जनरेटर 3000 पी किलोवाट या इस पर काम कर रहे हैं तो उसके अलग कमरों में उन कमरों से अलग रखा जाएगा जिनसे अन्य मशीनें लगी हों। उस पर कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा रहा है तो उसको इस प्रकार से लगाया जाएगा कि खतरा पैदा ना हो। किसी भी एक्सरे संस्थापन या उससे संबंधित उच्च आवृत्ति वाली मशीनों को स्वामी इनको उस समय तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने से की सूचना वगैरह क्या है कि ये इंस्पेक्टर को 14 दिन पहले से ना दे दे। परंतु पहले दिया गया नोटिस सूचना पत्र उस व्यवस्था में आवश्यक नहीं होगा जब आघात है पोर्टेबल एक्सरे या उच्च आवृत्ति की मशीनें जिनका निरीक्षण उनका प्रयोग आरंभ करने से पहले और उसके बाद समय समय पर किया जाता रहा हो। इसके बाद जो हमारा मटेरियल, हमारा रूल नंबर जो 74 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखते इसको देखिएगा ध्यान से। तो जो हमारा मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या होती है, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होती है ओवरहेड लाइंस होती हैं, जो मटेरियल किया जाता है उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होती है तो वो बताया गया कि ओवरहेड लाइंस के सारे कंडक्टर्स के टूटने यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 317.5 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा लो वोल्टेज की लाइन है तो यही हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 136.08 किलोग्राम होने से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद जॉइंट्स की बात करते हैं तो अगर ओवरहेड लाइन्स में हमारा जो जॉइंट्स है उसकी कंडक्टिविटी है फिर और मैकेनिकल उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो सारा का सारा कैसी होनी चाहिए कि जोड़ की सामर्थ्य यानी दृढ़ता 95% से कम नहीं होनी चाहिए और उसकी चालकता भी कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 76 की, तो मैक्सिमम स्ट्रेस यानी कि सेफ्टी फैक्टर की बात करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसको भी आप बहुत ही अच्छे से देखना। तो ये हमारा रूल नंबर 76 है कि धातु से बने खंभों की जो सेफ्टी फैक्टर कितना होता है वो हमारा 2.0 होता है। इसके बाद जो कंक्रीट मतलब मशीनों से कंक्रीट खंभे बने होते हैं उनका होता है 0.5। जो हाथ से ढले हुए बने हुए थे उनका होता है सेफ्टी फैक्टर 3 और जो लकड़ी के खंभे होते हैं उनका होता है सेफ्टी फैक्टर 3.5। स्टे वायर अगर गार्ड वायर और बियरर वायर का न्यूनतम स्ट्रेस फैक्टर कितना होता है 2.5 होता है जो कि तार की अंतिम टेंसिल स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। चालकों में न्यूनतम सेफ्टी फैक्टर 2 होगा, उसकी जो अंतिम तनाव सामर्थ्य के निम्नलिखित अतिरिक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का तनाव बिना बाहरी लोड के चालकों का अंतिम तनाव सामर्थ्य के निम्नलिखित प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। प्राथमिक बिना यानी कि इनिशियल अनलोडेड टेंशन 35% और अंतिम भार जो फाइनल अनलोडेड टेंशन 25% होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 77 के बारे में। तो ये बात करता है सबसे नीचे के चालक की भूमिका यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करता है। तो जो ओवरहेड सर्विस लाइंस होती है ओवरहेड सड़क पार करती हुई हो अगर इसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि और आता भी है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए तो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट ही। तो इसमें ये बताया गया कि अगर कोई हमारे क्या है कि कोई लाइन है, जैसे अगर ये हमारी सड़क है और यहाँ पर कोई खंभा बना हुआ है, ये 2 खंभे बने हुए हैं और यहाँ से हमारी क्या है लाइन उसको पार कर रही है, तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस हमारा क्या होता है कि जैसे अगर हमारा ये देखो, जैसे अगर हमारे ये 3 तार हैं ये और यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है ग्राउंड है। तो ये वाला जो तार है इससे ये इसके बीच की जो दूरी होती है यही हमारी ग्राउंड क्लियरेंस कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारी लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज की लाइन है तो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा हमारा 5.791 और अगर हाई वोल्टेज होगा
तो 6.09096 कब होगा, जब हमारी कोई लाइन किसी सड़क को पार कर रही हो। वहीं अगर ओवरहेड लाइन सड़क के किनारे किनारे जा रही हो, आपने देखा होगा जैसे ये सड़क जा रही है, यहीं पर लाइन ऐसे आपकी जा रही है, तो वहाँ पर क्लियरेंस कितना होगा। तो अगर लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज की बात करते हैं तो वो 5.085, और अगर हाई वोल्टेज की बात करते हैं तो 5.791 होता है। इसके बाद किसी भी सिरों पर ये विभागीय लाइन जो कि सड़क के साथ साथ या पार करते हुए ना होकर कहीं अन्य स्थान पर लगाई जाए, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी मैदान में या फिर खेतों में जो आपने देखा होगी लाइन, वहाँ पर जो नॉर्मल होती है वहाँ ना तो सड़क होता है, ना तो सड़क को क्रॉस कर रही होती है, ना तो सड़क के साथ साथ होती है। यानी कि नॉर्मल जगह पर जो लाइन होती है उसको कैसे, तो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, तो 11 kV तक की जो होती है, अगर वो खुले तार वगैरह, तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस होती है 4.572। और वही हमारी जो इससे अगर वो इंसुलेटेड है, वही अगर लाइन हमारी क्या है, इंसुलेटेड है, तो फिर कितना हमें ग्राउंड क्लियरेंस रखना पड़ेगा, 3.963 मीटर। अगर 11 kV से अधिक हाई वोल्टेज है तो फिर हमारा क्लियरेंस रहेगा कितना, 5.182 मीटर्स। देखो उसके बाद ये जो पॉइंट्स है इसको बहुत ही अच्छे ध्यान से देखना कि बहुत उच्च वोल्टता वाली लाइनों में भूमि समतल के ऊपर ऊंचाई 5.182 मीटर यानी कि 17 फुट से कम नहीं होगी। अगर लाइन की वोल्टता 33 kV से और अधिक बढ़ती है तो हर एक 33 kV वोल्टेज है उसके भाग पर ऊंचाई पर 0.35 मीटर 1 फुट बढ़ा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नियम नंबर 78 के ट्राली के तारों व चालकों के बीच के अंतर। तो ऊपरी यानी कि ओवरहेड लाइन का कोई चालक जबकि वह ट्राली तक चालक को तार को या फिर पार करता हुआ जाता है तो इंसुलेशन विद्युतोधक चालकता की न्यूनतम दूरी 0.610 मीटर यानी कि 2 फुट होगी। हाई वोल्टेज की लाइन 11 kV तक 1.829 मीटर, हाई वोल्टेज लाइन 11 kV से अगर अधिक है तो 2.439 मीटर, और हाई वोल्टेज मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई है तो 3.648 मीटर। इसके बाद हम लोग नियम नंबर 79 की बात करते हैं। तो निम्न व मध्यम वोल्टता की लाइनें तथा विभागीय लाइनों की भवनों से दूरी, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई गली होती है और वहाँ मकान होता है, उसके साइड से कोई तार निकल रहा होता है, छत के पास आपने देखा होगा, हो सकता है आपके छत के पास भी बहुत पास तार, तो उसका जो क्लियरेंस होता है या फिर हो सकता है आपके घरों के, जैसे अगर ये हमारा कोई घर है तो इसके ऊपर से कोई लाइन जा रही है तो कितना क्लियरेंस होगा ये इसके बारे में, ये फिर साइड से कोई लाइन जा रही है तो उसके बाद कितना क्लियरेंस होगा ये सारा इसमें बताया गया है। तो पहुंच योग्य स्थान से अधिकतम झोल के आधार पर यानी कि मैक्सिमम सही होगा तब किसी भी फ्लैट रूफ यानी कि ओपन बालकनी बरामदे छज्जे के लिए भवन के सबसे ऊंचे स्थान से 2.439 मीटर की खड़ी दूरी। ठीक है दोस्तों। अगर जैसे हमारी छत क्या ऐसे प्लेन है तब लाइन भवन के पास से होकर गुजरे तो पास के स्थान से 1.219 मीटर की क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लेंथ होनी चाहिए। इसके बाद अगर हमारी छत कैसी है, ढलवां, यानी कि आपने देखा ऐसी अगर हमारी छत है तब क्या होगा, तो लाइन भवन के ऊपर होकर गुजरती है तो लाइन के नीचे की खड़ी दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.439, और जब लाइन भवन के पास होकर जाए तो 1.219 मीटर की क्षैतिज दूरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 80 की। तो उच्च और बहुत उच्च वोल्टता की इमारतों से दूरी, तो अधिकतम सह के आधार पर भवनों के सबसे उच्च जो लाइन के नीचे और लाइन की खड़ी दूरी निम्नलिखित कैसी होगी से कम नहीं होगी। अगर हाई वोल्टेज की बात करें जो 33 kV तक के तो वहाँ पर 3.658 मीटर। इसके बाद वेरी हाई वोल्टेज की बात करते हैं तो 3.658 मीटर। उसके बाद जैसे जैसे 33 kV से ऊपर बढ़ती जाती है तो उसका फिर 0.305 मीटर ऐड होता जाता है। उस भवन के किसी भाग और सबसे पास के चालक के बीच की क्षैतिज दूरी हवा के दबाव से पैदा अधिकतम झुकाव के आधार पर नीचे लिखे अंतर से कम नहीं होगी। हाई वोल्टेज की लाइन 11 kV तक कितना हो सकता है वहाँ पर ये हमारा हो सकता है 1.218। अगर हमारा हाई वोल्टेज की लाइन 11 kV से ज़्यादा है तो और अगर बहुत ही ज़्यादा है तो 1.29 मीटर प्लस 0.305। अगर एक ही खंभे पर जाने वाले चालक विभिन्न वोल्टता के चालक हैं तो लाइन बनाने की विधि व चालकों के बीच से अंतर संबंधित स्वीकृत निरीक्षक से पहले लेनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर एक ही खंभे से हमें कई डिफरेंट वोल्टेज की लाइंस को ले जाना है तो वहाँ पर इसकी स्वीकृत हमें किससे लेनी पड़ेगी, पहले निरीक्षक से लेनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भवन बनाना या रद्दोबदल करना। जैसे ऐसे होता है ना कि कभी कभी कि जैसे कोई लाइन हमारी ट्रांसमिशन लाइन निकाल दी गई फिर उसके नीचे किसी की ज़मीन है फिर वो घर बनाता है तो हो सकता है पहले उसने 2 मंजिला घर बनाया, अब उसको क्या करना है 3 मंजिला घर करना है। तो अब वो अपने घर में जो बदलाव करेगा तो उसकी पूरी जानकारी पहले किसको देगा, बिजली विभाग को दे देगा।
ठीक है ना दोस्तों। और उसकी सारी की सारी चेकिंग क्या होगा कि वो पहले की जाएगी, क्या वहाँ पर मतलब उस भवन में चेंजमेंट करने से इलेक्ट्रिसिटी मतलब ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। इसकी सारी की सारी चेकिंग क्या हो जाता है, वो सारा का सारा रूल नंबर 82 में बताया गया है, जैसे इसमें सारा का सारा बताया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद उसमें जो खर्च वगैरह होता है वो भी हमारा कौन देता है, जिसको रद्दोबदल करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतर या सामान्य की। तो किसी सिरों पर लाइन की खड़ी दूरी का हिसाब लगाने के लिए किसी भी चालक का अधिकतम झोल ठहरी हुई स्टील या अधिकतम झोल राज्य सरकार के द्वारा 72(2)D नियम के निश्चित अधिकतम तापमान के आधार पर लगाया जाएगा। यानी कि जब भी हमें मैक्सिमम अंतर यानी कि फिर सैक की बात करें तो वहाँ पर हम लोग जब मैक्सिमम टेम्परेचर होगा तब लगाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रास्ता हवाई अड्डों का पास, यानी कि जो हवाई अड्डे होते हैं तो उनके पास अगर आपको कोई ट्रांसमिशन लाइन निकालनी है, बनानी है, तो उसकी पहले हमें सारी की सारी प्रोसेस करनी होगी। उसका हमें जो अड्डा है, हवाई अड्डा है, उसके ऑनर को या फिर हाई लेवल के जो अधिकारी हों उनको पहले से नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद रूल नंबर 85 की बात करते हैं, खंभों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है। तो सभी खंभों को किसी सड़क के ऊपर या साथ साथ पार करते हुए लगाए जाएँ तो उसके मध्य की दूरी निरीक्षक की लिखित स्वीकृति नहीं हासिल की गई है तो यह दूरी कितनी हो जाए 67.05 मीटर। ठीक है दोस्तों। अगर यानी कि कोई अगर मतलब आपको कुछ अल्टीमेटम नहीं दिया गया है तो कम से कम इतनी दो खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी 220 फुट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 86 की। तो जहाँ टेलीग्राफ और विद्युत की लाइनें एक ही खंभे पर लगी होती हैं उस स्थिति पर लागू होता है। तो टेलीग्राफ लाइन चालकों की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी 272.16 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। विद्युत की लाइनें वाले खंभों पर जाने वाले टेलीग्राफ लाइन पर अगर टेलीफोन लगा हो तो उसे आसमानी विद्युत लाइटनिंग के असर से सुरक्षित रखने का उचित प्रबंध किया जाएगा और कटआउट लगाकर उसकी सुरक्षा की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नियम नंबर 87 की। तो एक दूसरे को ऊपर से होकर जाने वाली लाइनों के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि जब ओवरहेड लाइंस किसी टेलीग्राफ लाइन के ऊपर से गुजरती हैं, उसके पास से होकर गुजरती हैं, तो सिरों पर लाइन का स्वामी इसको इस विधि से सुरक्षित करेगा जैसा कि शक्ति तथा टेलीकम्युनिकेशन की ऑर्डिनेंस के कोड ऑफ प्रैक्टिस में निश्चित किया गया है। ठीक है दोस्तों। जबकि ऐसी टेलीग्राफ लाइन लगाना हो जो कि सिरों पर लाइन के निकट होकर या उसको पार करते हुए जाती हैं तो व्यक्ति जो टेलीग्राफ लाइन डालना चाहता है अपनी इन्हीं की लिखित सूचना सिरों पर लाइन के स्वामी को देगा और सिरों पर लाइन का स्वामी सूचना पत्र मिलने से 21 दिन के अंदर उपनियम 1 में वर्णन की सावधानियां बरतेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग गार्डनिंग की यानी कि सुरक्षा की। तो प्रत्येक सुरक्षा तार गार्डनिंग के असली ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 635.02 किलोग्राम यानी कि 1400 पाउंड से कम नहीं होनी चाहिए। अगर सुरक्षा तार लोहे या स्टील की बने हो तो उसे गैल्वेनाइज्ड होगा यानी कि जस्तीकृत होगा। सुरक्षा तार को प्रत्येक उस पॉइंट पे अर्थ करना चाहिए जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी टूटती है। जहाँ पर दो ट्रॉली चालक लगे हैं और उनके बीच का अंतर 0.38 मीटर 15 इंच से अधिक नहीं होगा। इस विधि को दो सुरक्षा तारों दार भी लगाए जाएंगे। जहाँ दो ट्रॉली चालक तो उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए 0.038, ठीक है, लेकिन 1.21 मीटर से कम हो तो 3 सुरक्षा तार अनुसार लगाए जाएंगे। जहाँ दो ट्रॉली चालक हों उनके बीच का अंतर 1.219 मीटर से अधिक होगा। ट्रॉली बूम के झुकाव को इतना सीमित रखा जाएगा कि ट्रॉली तार को छोड़ दे तो इससे सुरक्षित यानी कि सुरक्षा तार नहीं टकराएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 90 की। इसमें भी अर्थिंग की बात की गई। अब यहाँ पर जो अर्थिंग की बात की गई ये वेरी हाई वोल्टेज की बात की गई है। तो इसमें सारे के सारे खंभे धातु की फिटिंग्स पक्की शक्ल में अच्छी तरह से ग्राउंड किया गया। इसके लिए भू सतत तार लिए जाएंगे। 1.609 किलोमीटर 1 मील में समान रूप से 4 स्थानों पर भू किया जाएगा। इसके बीच के अंतर को जहाँ तक हो सके बराबर रखा जाएगा। प्रत्येक स्टे वायर को भी उसी तरीके से अर्थ किया जाएगा जब तक कि इसमें भूमि कम से कम 3.048 मीटर यानी ऊंचाई पर इंसुलेटर न लगा दिया गया है। इसके बाद नियम नंबर 91 की बात करते हैं। तो सुरक्षा के लिए सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस इसके बारे में बात की गई है यानी कि फैक्ट्री वगैरह में प्रॉपर सेफ्टी वगैरह की डिवाइसेस होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 92 की। तो आसमानी विद्युत से सुरक्षा प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग। तो इसमें जैसे लाइटिंग अरेस्टर वगैरह का इन सब का प्रयोग या फिर जो लाइट गिरती है उनसे जो प्रोटेक्शन वगैरह है उसके बारे में सारा का सारा बताया गया। ये हमारा रूल नंबर 92 के बारे में बताया गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 93 की। तो प्रयोग में आने वाली सिरों पर
प्रयोग में ना आने वाली सुपर ओवरहेड लाइंस, यानी कि ऐसी लाइंस जो मतलब नहीं यूज में हो रही, तो उनके साथ कैसे डील किया जाएगा। तो जब किसी सुपर लाइन से विद्युत सप्लाई का काम लेना बंद कर दिया जाएगा तो उसको समय इस नियम के अनुसार अच्छी और सुरक्षित स्थिति में रखेगा या फिर क्या कर देगा, उसे उखाड़ देगा। तो दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे आपके आई रूल्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसको अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप कमेंट करके दोस्तों प्लीज़ नीचे बताइएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ यहाँ पर जल्दी से एटलीस्ट 100 लाइक्स आप कर दीजिए और 1 के व्यूज़ पहुंचा दीजिए दोस्तों। तो आपको प्लीज़ मैं आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियोज़ आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 2nd सेम 4th सेम और 6th सेम के सारी वीडियोज़ हर एक सेमेस्टर जो सेमेस्टर एग्जाम के जो सब्जेक्ट हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जा रहा है। सो थैंक यू दोस्तों।